अभी मैं हूँ 10th इंटरनेशनल अगरबत्ती एंड परफ्यूम एग्जीबिशन में है, जो कि दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित हो रही है। इस बार हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाने की सोची है जो फ्यूचरिस्टिक है। हम लोग शुरू कर रहे हैं इंसेंस मीडिया पॉडकास्ट। उसमें कोशिश रहेगी कि आपको हर वीक या पीरियोडिकली हमारी इंडस्ट्री का एक सेलिब्रिटी, एक गेस्ट लेके आएँ और उनसे सवाल जवाब करें। उनसे समझेंगे इंडस्ट्री के बारे में, उनसे पूछेंगे ऐसे सवाल जो या तो वो सुनना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते, या इंडस्ट्री की भलाई के लिए सभी कुछ बातें होंगी उस पर। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं सेठ ब्रदर्स परफ्यूमर्स के रोहित सेठ। 75 बोलना गलत होगा, अभी 76 साल पुरानी हो चुकी है कंपनी। 76 साल पुरानी दिल्ली की कंपनी जो कि अपनी खुशबुओं से हिंदुस्तान को महका रही है। रोहित भैया, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पे। नमस्कार सर। भैया, मेरे को याद है वो दिन जब पहली बार मैं आपके ऑफिस में आया था पुरानी दिल्ली जी, कि भैया मेरे को एक मैगजीन शुरू करनी है, और आपने कहा नहीं, अभी जाओ, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम पहले कुछ बड़ी कंपनियों के ऐड लेके आओ, तब मेरे को अप्रोच करना। और मैंने सोच लिया था कि इस इशू में तो मैं शायद नहीं ला पाऊंगा आपको, लेकिन अगले इशू में सेठ ब्रदर्स को मैं इंसेंस मीडिया मैगजीन में एज एडवर्टाइज़र लेके आऊँगा। मेरे को याद है आज भी, 10 साल पुरानी, शायद इससे भी पुरानी बात हो गई है वो। तो ये सफ़र शुरू हुआ और फिर 10 साल से लगातार सेठ ब्रदर्स का हमें सपोर्ट मिला हुआ है इस यात्रा में, जो अब एक बार के लिए भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो एज ए बिजनेस मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी नए एक एंटरप्रेन्योर पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज अगरबत्ती में आपके सामने तमाम ऐसे लोग आते होंगे, नए छोटे उद्यमी, बड़े उद्यमी। कैसा महसूस करते हैं जब एक नया उद्यमी चल के आता है और कहता है कि भैया मेरे को अगरबत्ती का ब्रांड शुरू करना है? कैसे उस बंदे को हैंडल करते हो आप? एक तो आपका बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद कि आपने ये पॉडकास्ट शुरुआत करने में ही सबसे पहला मेरा नाम सोचा और मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। दूसरा, पहले आपके जब सवाल का एक जवाब दूं, जब आपको मना किया गया कि ऐड नहीं देना, तो आपको ये भी याद होगा कि सेठ ब्रदर्स ने शायद 88 में सिर्फ ट्रेड फेयर में एक बार स्टॉल लगाया था, वरना सेठ ब्रदर्स की परंपरा नहीं थी स्टॉल्स एक्सपो में लगाने की। जयपुर में जो आपका पहला एक्सपो हुआ था, 2 दिन के अंदर मैंने हामी भरी थी और एक रात में उस स्टॉल को तैयार कैसे किया था ये आपको भी याद होगा, मुझे अच्छे से याद है। और मैं सिर्फ 2 लोग लेके गया था और मुझे नहीं पता कि मैं सुबह से शाम तक कैसे मैंने वो टाइम काटा था, क्योंकि लोगों ने इतनी तरह से घेर लिया था कि मैं पानी पीने भी नहीं उठ पा रहा था। तो वो दिन मुझे ये समझ में आया कि लोगों से जब हम ट्रैवल करते हैं, जाके मिलते हैं उनके घरों में, और जब एक किसी पर्टिकुलर एक्सपो या एग्जीबिशन में आप बैठे होते हो और दुनिया जहान से लोग आपके पास आपसे मिलने आते हैं, तो उसका क्या वैल्यू है। तो उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें उस टाइम एक सुझाव दिया और ज़बरदस्ती खींच के लाए। और कोशिश मेरी हमेशा ये रही कि जब भी आपने आह्वान किया इस तरह की एक्सपो का, हमने उसी यज्ञ में आहुति ज़रूर दी। दूसरी बात, अब आपके मेन सवाल की कि अगरबत्ती का कोई भी बंदा स्टार्टअप के रूप में या नया उद्यम करने के लिए अगर आता है तो मैं उसे कैसे हैंडल करता हूँ। तो सर, सबसे पहली चीज़, शुरुआत में उस उद्यमी को शायद मुझसे बात करके ख़राब भी हो सकता है लगता हो, क्योंकि मैं उससे सवाल पूछता हूँ कि पहले तो वो क्या काम करता था, वो क्यों इस ट्रेड में आ रहा है, और वो माल बनाने के बाद बेचेगा कैसे, उसके बाद सोर्सिंग क्या है बेचने की। क्योंकि माल बना लेना तो सर सबके लिए एक टेक्नोलॉजी लेके चीज़ें समझ के कर लेना आसान है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बनाना और उसको सामने वाले को इतना प्रोडक्ट ऐसा अनुरूप दे दिया जाए कि वो प्रोडक्ट बिके, ऐसी चीज़ करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत लगती है और साथ में किस्मत भी लगती है।
तो जब मैं वो थोड़ा सा उनको आधा घंटा 15 मिनट में आंख लेता हूँ और देखता हूँ वाकई में ये बहुत डेडिकेटेड है, तो मैं फिर उसकी कंपनी को अपनी कंपनी मान के, जो उसमें बेस्ट उसके लिए हो सके, उसकी प्राइस रेंज के हिसाब से हो सके, जो जो मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, उसका क्या मार्केट है, कौन सी टीयर सिटी में वो काम करना चाहता है, उस हिसाब से मैं जितना मुझे छोटी सी नॉलेज है वो उसके साथ शेयर करता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि वो प्रोडक्ट मैं अपनी कंपनी के लिए ही बना रहा हूँ। और तब वो जाके कहीं प्रोडक्ट मार्केट में आता है और धीरे धीरे उसकी मेहनत जो वो करता है उससे सफलता मिलती है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं मिलती तो फिर दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर अग्रसर हो जाते हैं। यही एक छोटा सा तरीका है। कई सारे, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनकी जर्नी आपके साथ शुरू हुई है, आपने उनका मार्गदर्शन किया है। कई ऐसे ब्रांड हैं जो टेम्पल वेस्ट से अगरबत्तियाँ बना रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपके माध्यम से हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हैं। बहुत छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं जिनको आपने भी प्रोत्साहन दिया है और कुछ हद तक ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है। इसका ईश्वर को ही धन्यवाद है कि वो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको भी कुछ फ़ायदा मिलता है। मैं ये महसूस करता हूँ कि आपने छोटे उद्यमियों को बहुत सपोर्ट किया है। एक दो अभी ये जो एग्जीबिशन चालू है यहाँ पे भी लाइव एग्जांपल हैं कि वो लोग आपकी हैंड होल्डिंग की वजह से आज इस मंच तक एग्जीबिटर के तरीके से आ गए हैं। एक छोटा, देखिए भैया, बड़े व्यक्ति के पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो बाज़ार में कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, फाइट कर सकता है, अपने सोर्सिंग के वेंडर्स को प्रेस कर सकता है। छोटे उद्यमी के पास में वो चीज़ नहीं है। एज ए प्लेटफॉर्म मैं इंसेंस मीडिया पे महसूस करता हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी हद तक देखा है और लोगों की मदद भी की है कि छोटे उद्यमी जो आगे आना चाहते हैं उन लोगों को शुरू में बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होगी। कोई ऐसी स्टोरी आप शेयर करेंगे कि जो आप बता सकें कैमरे के सामने कि आपने उनकी यात्रा में एक अहम हिस्सा निभाया है? और मेरे को मालूम है आप वो प्राइड लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए। एक ऐसी स्टोरी से और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि कोई और दूसरा रोहित सेठ बने, किसी एक छोटे उद्यमी का हाथ पकड़े और उसको आगे लेके जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको साझा करें। सर, हमारे ट्रेड में सब एक दूसरे की मदद ही करते हैं। ये कहना कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता हूँ। वो उसकी अपनी हिम्मत, उसकी ताकत, उसकी पैशन होती है जो वो आगे बढ़ता है। मैं तो सिर्फ उसको एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर इस रास्ते चलेगा तो ये परेशानियाँ हैं जिनकी ये सॉल्यूशंस हैं। सिर्फ परेशानी बता देना या किसी की कमियाँ निकाल देना, तो ये एक तरीका नहीं समझता मैं ज़िंदगी में। आप अगर किसी को कमियां बता रहे हो या उसको कोशिश कर रहे हो कि वो सही डायरेक्शन में चले, तो उसके सॉल्यूशंस भी साथ के साथ देना अनिवार्य होता है। और मैं किसी का भी नाम आप कह रहे हो मैं जेन्युइनली नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ भी कम से कम 8 या 9 तो मुझे मालूम है आए हुए हैं। 2-3 विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि वो घर की भी ताकत हैं और व्यापार की भी ताकत हैं। और जब वो मुझे बड़े भाई के नाते, एक बड़े अपने फादरली फिगर के नाते जब देख के एक रिस्पेक्ट भरी निगाह से देखती हैं, तो मेरे मन में और अच्छा लगता है कि उनके लिए मैं और जो बेस्ट कर सकूं वो करता हूं। तो यही तरीका मेरे बड़ों ने शायद बहुत सारे लोगों के साथ किया और वही हमको उन्होंने सिखाया, संस्कार दिए, और इसी कोशिश को मैं बरकरार करते हुए अपनी कंपनी की लेगेसी आगे ले जाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। और इस बार तो आपने देखा होगा, मैंने अपनी 4th जनरेशन से भी 4-5 बच्चे, हालांकि अभी वो सबकी पढ़ाइयाँ पूरी नहीं हुई हैं, कुछ बिल्कुल फाइनल पढ़ाई पे आ गए हैं, कुछ अपने आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर मैं उनको लाया कि दिल्ली में है और आपको ज़रूर आके इंडस्ट्री के सामने आना है और इंडस्ट्री को समझना अभी से शुरू करना है, ताकि ये जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं तो उनको ये दिखे कि उनके बड़ों के साथ क्या संबंध हैं दूसरी कंपनियों के लोगों के, और हम किस तरीके से उस रिस्पेक्ट को ऑनर देते हैं और प्यार जो मिलता है उसको किस तरीके से आगे बढ़ के स्वीकारते हैं और वापस देते हैं। तो जब तक वो ये सीखेंगे नहीं, तब तक वो कैसे इस लेगेसी को आगे ले जाएंगे। तो इट इज़ नॉट ओनली द बिजनेस, इट इज़ द पैशन एंड द लव एंड अफेक्शन व्हाट दिस इंडस्ट्री हैज़ फॉर एवरीवन।
और बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, कुनबा है ये हमारा, और इस कुनबे में हर तरीके का परिवार का सदस्य है। तो दो भाइयों में लड़ाई भी है, दो भाइयों में प्यार भी है, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, सबका ध्यान रखते हुए ये इंडस्ट्री चलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद, मैं बाकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को तो ज़्यादा जानता नहीं, इस इंडस्ट्री का कंपटीशन बहुत ही फेयर है। कोई किसी को गंदी कंपटीशन की भावना से काम नहीं करता। कंपटीशन होते हैं, हर एक की लड़ाइयाँ हैं, पर वो लड़ाइयाँ सब एक तरफ लड़ते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक परिवार की तरह। और दिस इज़ द वे आई हैव लर्नड एंड आई वांट एवरीवन टू डू सो, फॉर एवरीवन हु हैज़ जॉइंड दिस फ्रेटर्निटी। 4 जनरेशन से सेठ ब्रदर्स रन कर रहा है, और निश्चित तौर पे कुछ चैलेंजेस आते होंगे। एक फैमिली रन बिजनेस है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि फैमिली रन बिजनेस को इतने स्मूथली तरीके से आपने मैनेज किया हुआ है 4 जनरेशन से। जो बड़े बड़े घरानों में हम देखते हैं कि चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं होती हैं, इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे ना एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया बड़े का मतलब। कभी ना कभी तो कोई ना कोई बड़ा होता ही है ना। मेरे भी बड़े हैं इस टाइम फैमिली में। तो बड़ा ना बहुत त्याग से बनता है। जो हम छोटों को वो बड़े का त्याग नहीं दिखता। तो जिस दिन हम वो त्याग देख पाएंगे ना, उस दिन हम भी बड़े हो जाएंगे और अपने छोटों के लिए वही त्याग की भावना रखेंगे। बड़े को पहले दाल भिगोई जाती है, दही बड़ा खाते ना, दाल भिगोई जाती है, फिर उसको अगले दिन तला जाता है, फिर उसको दही में ठंडा किया जाता है, फिर सौंठ वोंठ डाल के खाया जाता है। तो आप देखो बड़े की कितनी सारी फीचर्स उसके अंदर चले जाते हैं। तो यही हमारा बड़ा है। तो जब बड़ा ठीक होता है ना, तो परिवार की लाइनिंग सारी सही चलती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क प्रॉपरली कर दिया जाए और उनको वो चीज़ें सिखाई जाएं जो चैट जीपीटी नहीं सिखाता है। जब तक वो सिखाएंगे नहीं, तब तक परंपरा जो बड़ों ने डाली है उसका पालन नहीं कर पाएंगे वो। और हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है। और मैं और भी फ्रेग्रेंस के परिवारों को जानता हूँ जहाँ ये सीख दी जाती है। मेरे काफ़ी मित्र हैं, परिवार सारे मित्र हैं, तो वो भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपस के व्यवहार और संस्कार वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक वो चलेगा तब तक मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आने की बात उठेगी। भैया, फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार ग्रोथ हो रही है, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब एज ए कंट्री हम लोग देखते हैं कि हमारी ग्रोथ हो। मोदी जी का मिशन है मेक इन इंडिया, कुछ इस पे डेटा या ऐसे कुछ शेयर करना चाहेंगे आप कि भारत क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? क्या अभी और फ्यूचर आप देख रहे हैं कि फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में, मैं फ्लेवर की बात नहीं करूंगा क्योंकि फ्लेवर हम लोगों का उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, फ्रेगरेंस एज ए सब्जेक्ट आप इसमें क्या ग्रोथ देख रहे हैं? क्या इसमें एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? क्या इनके ऊपर कुछ कहना है आपका? से पॉलिसीज़ के अंदर काफ़ी सुधार हो रहा है और पॉलिसीज़ में अभी और सुधार की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्रीज़ के साथ बातचीत होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स इस चीज़ पे बाकायदा ध्यान देते हैं कि किस तरीके से व्यापार यानी फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, और उसकी जितने भी हर्डल्स या बीच में जो बैरिकेड्स हैं उनको कैसे कम से कम किया जाए और उनको दूर किया जाए। ये विज़न बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जा रहा है। आप कोई प्रॉब्लम लेके जब आप मेल कर देते हो या कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी पोर्टल पे या पर्टिकुलर अधिकारी से, तो आंसर भी जल्दी आता है। और कई बार आपको अगर कोई कठिन समस्या है तो बुला के उसका निवारण भी करने की कोशिश की जाती है। एसोसिएशन लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, काफ़ी सारे चीज़ों के लिए टास्क फोर्स बनाई जाती हैं जिनसे रिजोल्यूशंस जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि हर एक का मानना यही है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है धीरे धीरे और हो जाएगा। बीइंग हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पास
पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, जगह भी अच्छी खासी है, और टेक्निकल लोगों की कमी इंडिया में नहीं है। लोगों के दिमाग, ब्रेन, कई बड़े ब्रेन्स, बड़ी बड़ी अमेरिकन, रशियन और कहीं कहीं जहाँ भी चीज़ें हैं वहाँ इंडियन ब्रेन्स ही काम करते हैं। तो वही जब यहाँ पे भी मौजूद हैं तो ग्रो करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। डेटा की जहाँ तक बात करें तो प्रोबेबली 8 to 9% की ग्रोथ CGIAR बताता है। यही मान के चलें तो अगर आप इसको भी मानोगे तो आज इन्फ्लेशन रेट की टक्कर में आप खड़े हो तो आप एट पार निकल के आ ही रहे हो। जब कोविड की स्थिति आई थी तो भी आप देखो सारी इंडस्ट्रीज माइनस में गई थी। सिर्फ फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री या ऑयल इंडस्ट्री पर्टिकुलर ऐसी थी जो 4% या 3% ग्रोथ पे थी, माइनस नहीं गई थी। उस टाइम भी आपने, आप आज की तारीख में देखो ना, उसकी वजह से आप घर में जीरा, हल्दी, यूकेलिप्टस, कितनी सारी तुलसी, नीम, कितने सारे ऑयल्स को प्रमोट कर दिया। कोविड बुरा था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई, बहुत लोग व्यथित हुए, लेकिन उसकी पॉजिटिव चीज़ अगर देखेंगे तो उसने आपको बताया कि हमारा आयुर्वेद बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई पूरी फ्रेग्रेंस और एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री है। आयुर्वेद बताता है हमारे को कि कैसे कैसे हमारी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। आप देखो आज की डेट के अंदर आप अगर नया ट्रेंड देख रहे होगे तो आपने नेचुरल फ्लोरा या नेचुरल उसके ऊपर अगरबत्तियाँ देखी होंगी अपने इसमें। और आज की डेट में एक नया ट्रेंड जो बना है वो बना है ऊद। अगर वुड एक्चुअली तो त्रिपुरा और असम की देन है, ऊपर नागालैंड भी होता है, नीचे थोड़ा केरला भी होता है, पर है तो नॉर्थ ईस्ट की देन। पिछले 5 साल से मैं भी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के होते हैं बायर सेलर मीट और काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस जिनमें जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ लोगों का रुझान। और अगर वुड के ऊपर रुझान है तो क्यों हम उसको अपने वैल्यू एडिशंस में यूज़ ना करें। और इसी बात पे हम गवर्नमेंट से चर्चा करते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डोनर से भी अभी 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ भी जो हमारे मंत्री साहब हैं वो भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हमारे देश के अंदर इतनी सारी संपदा अवेलेबल है जिसको बिना हमारे नेचुरल चीज़ों को तंग किए हम कल्टीवेट कर सकते हैं और उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो फ्रेग्रेंस हो, चाहे वो और भी रेमेडियल चीज़ें हों, तो क्यों हम उसको इस्तेमाल ना करके दुनिया जहान को जीतें। तो इंडिया तो हर तरीके से सक्षम है दुनिया पे राज करने के लिए। तो हम जिस तरीके से धीरे धीरे हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा बताते हैं तो वो सोच देते हैं, रास्ता तो हम जैसे लोग ही चलते हैं ना, उन्होंने तो एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलना नहीं चलना ये तो आपकी इच्छा है ना। आपको सही लगता है आप चलते हो, और आपको अगर उपलब्धि मिलती है तो आपको लगेगा ना कि बंदे ने सही बताया, हमने सही काम किया। तो दिस इज़ द वे इट हैज़ टू गो एंड कंट्री हैज़ टू ग्रो। और आएगा एक दिन वो सपना सत्य साबित भी होगा, सिद्ध भी होगा कि इंडिया विल रूल। एक ना कौन सी एस्ट्रोडॉमस की किताब में कहा था ना कि यहाँ से कंट्री निकलेगी जिसके 3 तरफ पानी होगा और जो पूरी दुनिया राज करेगी। तो वो वही डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो हमारे जीते जी होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन तो वही दिखाई दे रही है ना। पिछले एग्जीबिशन से एक इनिशिएटिव लिया है इंडस्ट्री के लोगों को रिकॉग्नाइज करने का, जिसको इंसेंस मीडिया अवार्ड नाम दिया है। उसमें आपका बहुत अच्छा सपोर्ट और गाइडेंस और मेंटरशिप हमें मिली है। उस इनिशिएटिव के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोत्साहन किसी भी चीज़ में किसी एंटरप्रेन्योर को जब मिलता है और वो बिना किसी लोभ लालच दिए मिलता है तो ईमानदारी से इतने लोगों के सामने वो प्रोत्साहन लाखों करोड़ों रुपए के बराबर होता है। और वही प्रोत्साहन, अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ आप नहीं कर रहे हो ये इवेंट, आपने बचा लिए अपने पैसे उस इवेंट के लिए मेरे पास 2-3 फैब्रिकेटर आए, कहते सर इस बार आप हमको दोगे ना बेस्ट स्टॉल का। मैंने बेटा इस बार इवेंट नहीं हो रहा है। वो बोले अच्छा, हमने तो बड़ा अच्छा बनाया उनका। मैंने कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा बनाना, अगली बार होगा। तो ये ही तो लालच आता है। ये क्या है, आपसे पैसे लेके दे रहे हो क्या? नहीं, आप किसी के काम को सराह रहे हो। और सराहना किसी को भी, आपको सराहना मिलती है तो मुझे बताओ
जब घर में आपने उस दिन गोल रोटी बनाई, भाभी ने बोला कितनी अच्छी बनाई, तो अच्छा लगा ना। बिल्कुल तो लगा। किसको सराहना बुरी लगती है? ये कैमरा पे जो बंदा बैठा है, इसको मैं प्यार से कहूँ बहुत अच्छा है, ये 2 फोटोग्राफ और अच्छी खींचेगा। बिल्कुल। तो दिस इज द वे, जब हम किसी को रिकग्नाइज कराते हैं पब्लिक में, तो उसको उससे अच्छी अचीवमेंट लगती ही नहीं है। उसको लगता है मैंने इतनी मेहनत की, जिसको लोगों ने सराहा दिया, उसको एक्नॉलेज कर दिया, मैं तो जीत गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करूं मैं जिससे कि अगली बार भी मुझे ही ऐसा मिले? तो दिस इज द वे स्टोरी गोज ऑन। भैया अभी आप 76वें साल में अपने में इस बिजनेस, इस लेगेसी को रन कर रहे हैं, जो कि आपके फादर साहब ने शुरू की थी। आप अपनी अगली जनरेशन, जो 5th जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, उसको ऐसा क्या मेंटरशिप दे रहे हैं कि इसका जब 100th सेंचुरी ईयर आप मनाएंगे, तो क्या एक विजन आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं? सबको ट्रिप देंगे वो वर्ल्ड टूर का। सर मैंने अभी बताया आपको ना कि देखो, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा आज माध्यम हो गया है लोगों के व्यापार का। लेकिन टेक्नोलॉजी आपको प्यार, संबंध, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें नहीं सिखा पाती। तो वो सिखाने की ड्यूटी बड़ों की होती है। अग्रज ही अनुज को सिखाता है कि किस तरीके से आपको व्यवहार करना है। और मैंने हमेशा बोला, व्यापार हो ना हो, व्यवहार ज़रूर होना चाहिए। जितने लोग आए हैं, हो सकता है उनमें से 70% मेरे साथ व्यापार करते हो, पर 30% लोग की तो गारंटी है जिनसे मेरा व्यापार कभी था या नहीं था, वो मिलने ज़रूर आए व्यवहार के कारण। और यही चीज़ सिखाने के लिए मैं इन बच्चों को यहाँ लाया। ये जब तक इनकलकेट नहीं होगा, उनको जब तक ये नहीं पता लगेगा कि वी नीड टू बी इन टच विद ऑल द पीपल हु आर इन द ट्रेड, तब तक वो व्यापार बढ़ा नहीं पाएंगे। और 100वें साल तक जाना बहुत आसान हो जाएगा जब वो टेक्नोलॉजी को और संस्कारों को, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू टीच देम, एंड हु एम आई टू टीच देम? दे आर मोर ओवर ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा समझदार है आज की पीढ़ी। जेनजी बोलते हैं ना इनको शायद, तो ये यू हैव अ डॉटर, तो जेनजी बोलते हैं। वो कहते हैं पापा चिल, तो पापा हैज़ टू चिल, पापा जस्ट हैज़ टू बी चिल and has to see what the people and what children are doing। वो रास्ता सही नहीं पकड़ रहे या सही पकड़ रहे, बस ये ध्यान रखना है। और ये सही बात है, आप जो कर रहे हो वो अडेप्ट करते चले जाते हैं। आपने कब अपनी बेटी को बताया कि इनको जाके जा पैर छू या हाथ जोड़? नहीं, वो देखती है, आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, वो ऑटोमेटिकली जाते हैं, दे अडेप्ट। ये हमसे बहुत आगे की पीढ़ियाँ हैं, पर डायरेक्शन देना ही हमारी ड्यूटी है। जो सही दे पाएंगे तो 100, 150, 200 इन नंबर्स ऑफ होंगे। आपकी हजारों सालों की यात्रा ऐसे ही चलती रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको।